देख रहे हो पुस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। जीडीपी आंकड़े अभी आ गए हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं शरद कोहली जी, अर्थशास्त्र हैं, गहरी पकड़ रखते हैं इस पर। सर बहुत बहुत शुक्रिया पुस्तक को अपना समय देने के लिए। धन्यवाद। मुझे खुशी हो रही है बिस्तक के साथ जुड़ के। थैंक यू। जी सर। सर सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी कि जीडीपी ग्रोथ घटकर यानी 6.7% रह गई है, जबकि पिछले साल ये 8.2% थी। ये जी, झटका कैसे लगा सर? देखिए, मुझे निजी तौर पे एक अर्थशास्त्री हूँ, मुझे हैरानी नहीं है, क्योंकि मेरा अनुमान लगभग लगभग 6.7% का था। साढ़े जी। छः और 6.7% लगभग लगभग उसी के आसपास आई है। चार मुख्य कारण बताता हूँ, जिससे हमारे जो बिस्तक के फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको समझ में आ जाएगा कि क्यों हुआ है। जी। पहला, कि इस क्वार्टर में जनरल इलेक्शंस था। हम सब जानते हैं, जब जनरल इलेक्शन होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, जिसको हम हिंदी में आचार संहिता कहते हैं। उसके अंतर्गत पॉलिसी फ्रीज हो जाता है। हम्म। पॉलिसी फ्रीज का मतलब है कि कोई भी निर्णय सरकार बड़ा नहीं ले सकती, चाहे वो देश के विकास का ही क्यों ना हो। तो उसके कारण से देश की जो ग्रोथ की रफ्तार है, वो थोड़ी सी उसमें ब्रेक लग जाती है। पहला कारण। दूसरा कारण, मुझे लगता है ये तो हर कोई इसको एहसास करेगा कि भयंकर गर्मी मई और जून के महीने में इस बार पड़ी है। ऐसी गर्मी पड़ी है जो कि लोग, मुझे लगता है, आने वाले कई वर्षों तक याद रखेंगे। और पिछले कई सालों में ऐसी गर्मी नहीं पड़ी। उसके कारण भारत एक कृषि आधारित देश है। अभी भी हमारी 60 से 70% आबादी कृषि पर जी। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर डायरेक्ट। निर्भर है। तो भयंकर गर्मी पड़ने से कुछ फसलों का नुकसान हुआ, कुछ आवाजाही में फर्क पड़ा, टूरिज्म सेक्टर पे फर्क पड़ा, बहुत सारी चीजों पे, लॉजिस्टिक्स पे फर्क पड़ा। तो ये भी एक कारण मैं मानता हूँ। तीसरा कारण, हम ये भी ना भूलें कि ये मानसून के महीने, मानसून जून के पहले हफ्ते में केरला को हिट कर जाता है, मई के एंड हम्म। में और जून के तो मानसून भी इस क्वार्टर में थोड़ा अनइवन रहा। कहीं बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, कहीं पर बिल्कुल नहीं हो रही थी, कहीं पर बहुत स्कैंटी थी, कहीं पर बिल्कुल बाढ़ जैसे आते ही एकदम हालात बन गए। तो मानसून इस देश के लिए, मैं समझता हूँ, एक लाइफलाइन की तरह है। और जब भी मानसून इराटिक होता है तो देश की अर्थव्यवस्था पर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है। जी। और चौथा कारण मैं मानता हूं कि क्योंकि सरकारी निवेश सुस्त पड़ जाता है इलेक्शन के दौरान, तो इससे हम्म। निजी निवेश जो है, जिसको हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, हम्म। उसकी भी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। हालांकि मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि एक जीडीपी के साथ हम एक आंकड़ा देखते हैं, जिसको हम, जो कम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम जीबीए कहते हैं, जिसको हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन कहते हैं। जी। तो अगर आप ग्रॉस वैल्यू एडिशन देखेंगे, वो इतना बुरा नहीं है। तो जिन हम्म। लोगों ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पहले से कमिट किया हुआ था, उन लोगों ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भर भर के किया है, पर हम्म। फिर भी कुछ असर हुआ है। तो ये चार कारणों से मैं समझता हूं कि इस क्वार्टर में एक अंग्रेजी में शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं एबरेशन। एबरेशन का मतलब कि बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है और बीच में कुछ 1-2 मिनट के लिए अगर सुस्त पड़ जाती है, तो हम्म। उसको हम सुस्ती नहीं मानते, उसको एबरेशन बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब जो क्वार्टर शुरू हुआ है, यानी कि जुलाई से लेके जो सितंबर का क्वार्टर है, जिसके आंकड़े अक्टूबर में आएंगे जी। या नवंबर में आएंगे, उसमें मुझे नजर आता है कि ये रफ्तार वापस आ जाएगी। क्योंकि जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, हम्म। इसमें मूडीज है, अभी मूडीज का हाल में आंकड़ा आया जिसमें उसने रिवाइज जी। करके 7.2 कर दिया है। हम्म। आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक ने, सबने भारत को इस समय 7% से ऊपर का एनुअलाइज ग्रोथ का कहा है। वो लोग क्वार्टर बाय क्वार्टर कम देखते हैं, वो लोग एनुअलाइज देखते हैं। तो मुझे लगता है कि इस क्वार्टर को एक एबरेशन समझ के, एक धब्बा समझ के, इसको हमें अलग से देखना चाहिए। जी सर, बहुत अच्छी तरीके से आपने कारण भी बताए और आगे कैसी रहेगी चाल वो भी बताई सर। लेकिन मैं थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूंगी आपसे। हालांकि आपने बताया कि सुस्ती इसी क्वार्टर के लिए, लेकिन क्योंकि सर फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है, तो क्या आगे क्या आप अनुमान लगा रहे हैं? गिरावट सिर्फ इसी तिमाही में है या फिर आगे भी देखिए, जाए? इसमें दो चीजें हैं। अगर हम खाली भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, तो भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ है, इसको अंग्रेजी में हम्म। हम बोलते हैं बहुत रोबस्ट है। क्योंकि जी। हालांकि कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में आपको कंजम्पशन का स्लो डाउन नजर आता है। अभी आप हम्म। जीडीपी के आंकड़ों की भी डेप्थ में जाएंगे, तो हम्म। किसी किसी सेक्टर में आपको नजर आएगा कि वहां स्लो डाउन है, किसी सेक्टर में बढ़ोतरी है। तो थोड़ा सा मिला जुला है। पर अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था को अपने आप में देखें, तो इस समय दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली इमर्जिंग इकोनॉमी में भारत है। और हम्म। पांचवी है ही है, तीसरी की तरफ अग्रसर है। ये तो अक्सर हम चर्चा करते रहते हैं। जी। पर दूसरा इसमें राइडर ये है कि जो अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति है इस समय, पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है। हम्म। समझिए कि हाथ पैर टांग एक पूरी की पूरी दुनिया है। तो ये नहीं हो सकता कि अगर मेरे सर दर्द हो तो मेरी परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, या मेरा हाथ टूट गया तो मेरी टांग पे भी फर्क पड़ेगा। तो उस लिहाज से हम देखें तो इस समय जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, श्रेया, वो हम्म। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत नाजुक बनी हुई है। रशिया यूक्रेन का युद्ध अपने सबसे चरम सीमा पे इस वक्त पहुंच चुका है।
हम्म। यूक्रेन ने इन्वेजन कर दिया रशिया में, जो कि पिछले 2.5 साल में हमें नहीं देखने को मिला था। हम्म। वेस्ट एशिया में क्राइसिस बहुत सीरियस है। कभी कभी थोड़ा खबरें आनी बंद हो जाती हैं, उसकी वजह से लगता है जैसे सब शांत हो गया, पर असल में अगर आप गहराई में जाके देखेंगे तो अभी भी बहुत टेंशन बनी हुई है। इसराइल चारों तरफ से इस समय घिरा हुआ है, और वेस्ट एशिया में लगातार बम्बार्डमेंट भी चल रही है, मिसाइल्स भी चल रही हैं, रॉकेट्स चल रहे हैं, ड्रोन चल रहे हैं। तो हम्म। वो जियो साउथ चाइना सी में टेंशन है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में टेंशन है, अमेरिका चाइना का कोल्ड वॉर चल रहा है, अमेरिका में इलेक्शन भी है नवंबर में। तो जी। मुझे लगता है कि जियो पॉलिटिकल परिस्थिति को देखते हुए मुझे एक राइडर नजर आता है कि अगर ये स्थिति यहाँ से आपके सवाल का मैं सीधा सीधा जवाब दूं, जी। अगर परिस्थिति यहाँ से बिगड़ती है हम्म। तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि भारत पे इसका असर नहीं होगा। ये हम्म। मैं हम जरूर कह सकते हैं कि भारत पे बाकी दुनिया के मुकाबले कम असर होगा, पर भारत पे असर जरूर होगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होगा। भारत इस समय $775 बिलियन का बायलेटरल ट्रेड करता है पूरी दुनिया के साथ, हम्म। अगर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों जोड़ लें। हम्म। क्रूड ऑयल की प्राइसेस पे फर्क पड़ेगा। ओवरऑल जो ग्लोबल भारत के रिलेशंस हैं, जिन जिन देशों से भारत के साथ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें, उदाहरण के तौर पे मैं इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की मैं बात करता हूं, जिसकी G20 में अनाउंसमेंट की गई थी। जी। आप देखिए, जब से वेस्ट एशिया क्राइसिस हुई है उसके बाद से इस कॉरिडोर की प्रोग्रेस पर असर पड़ा है। हालांकि आज प्रधानमंत्री जी ने वधावन महाराष्ट्र में पोर्ट का इनॉग्रेशन हम्म। किया है, पर बिल्कुल। आगे इसका लाभ तभी मिलेगा अगर ये जो IMEEC कॉरिडोर है ये हम्म। आगे स्मूथली चलता रहे। तो अगर अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति बिगड़ती है तब तो ये ग्रोथ प्रभावित होगी, वरना मुझे आने वाले क्वार्टर में ये ग्रोथ वापस फिर 7% से ऊपर, 7.5%, बल्कि 8% जाती हुई दिखती है। क्योंकि ये ना भूले हम, रक्षाबंधन निकल चुका है, जन्माष्टमी निकल चुकी है, और हम्म। आने वाले त्योहार जिसमें दिवाली है, दशहरा है, नवरात्र है, मुझे हम्म। लगता है गणेश चतुर्थी है, ये सारी चीजें हैं जो कि कंजम्पशन को बढ़ाती हैं, ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट देती हैं। बिल्कुल सर, तो बहुत सारी परिस्थितियों पे डिपेंड करता है, अंतर्राष्ट्रीय संकेत क्या कहते हैं उस पर भी ये डिपेंड करता है सर। जी सर। लेकिन सर आरबीआई ने ना बहुत ही महंगाई को कंट्रोल में कोशिश की है, और हमें दिखा भी है काफी हद तक वो उन्होंने इसमें सफलता प्राप्त की भी है, लेकिन समय समय पर वो फूड इन्फ्लेशन को प्रॉब्लम बताते रहते हैं। तो क्या सर एग्रीकल्चर के लिए चैलेंजेस क्या लग रहे हैं अभी आपको फिलहाल? देखिए, सबसे बड़ा एग्रीकल्चर के लिए चैलेंज मुझे फिलहाल, अगर हम आज जब बात कर रहे हैं, तो हम्म। मुझे अभी तो मानसून लगता है, क्योंकि मानसून अभी गया नहीं है। अगर कहीं बाढ़ की परिस्थिति बनती है तो फसलों को उसमें सीधा सीधा नुकसान पहुंचता है, और कहीं बारिश कम रह जाती है तो फिर फसलों को नुकसान। तो सबसे बड़ा चैलेंज फिलहाल, मैं सिर्फ बिल्कुल बहुत कंटेम्प्रेरी बात कर रहा हूँ, वो तो मानसून है। पर हम्म। अगर हम ब्रॉड बेस्ड चैलेंजेस की बात करें तो एक बड़ा छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं जिससे आपको चैलेंज समझ में आ जाएगा। आलू ले लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल, फसल के लिए किसान आलू बेचने जाता है मंडी में, जी। उसको वहां मात्र 5 रुपए किलो का भाव मिलता है, मंडी में उसका कोट लग जाता है, उसको उसकी हम्म। नीलामी होती है। वही आलू जब आप शहर में आदमी खरीदता है, उसको 40 रुपए किलो मिलता है। तो हम्म। शहर में आदमी खरीदते टाइम रोता है कि भाई बहुत महंगा मिल रहा है, गांव का किसान जब बेचने जाता है तब रोता है कि मुझे कीमत नहीं मिल रही। मुझे लग रहा है सबसे बड़ा चैलेंज इस समय फार्मिंग में डिस्ट्रीब्यूशन का है, क्योंकि किसान सीधा ग्राहक तक नहीं पहुंच पाते, उनको आज भी मंडी आड़तियों का सहारा लेना पड़ता है। तो ये जो इतनी बड़ी सप्लाई चेन है, बीच में आड़ती है, होलसेल एजेंट्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, उसके बाद मंडी है, रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, ठेली वाले हैं, छोटी छोटी मंडी से इधर उधर है, वो इतनी लंबी चेन हो जाती है कि वो 5 रुपए का आलू आपके तक आते आते 40 रुपए का हो जाता है। बीच में मुनाफा कहाँ पहुंचता है? मुनाफा बिचौलियों के पास पहुंचता है। बिल्कुल। अगर इस मुनाफे का आधा हिस्सा भी किसानों के हाथ लग जाए, मुझे हम्म। लगता है कि हमारी किसानी की समस्या बहुत हद तक सुलझ जाएगी, और किसानी जो कि घाटे का सौदा अक्सर सिद्ध होती है, वो आपको मुनाफे में आती दिखाई देगी। ठीक है सर, हमने एग्रीकल्चर पे अच्छी तरीके से बात करी सर। मैन्युफैक्चरिंग पे मैं टॉपिक ड्रिफ्ट करना चाहूंगी। सर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी देश में आपको भी कैसे लग रही देखिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हम मैन्युफैक्चरिंग में बिल्कुल फतेह कर चुके हैं। मेक इन है? इंडिया सरकार ने लॉन्च किया था और बड़े जोर शोर से किया था, वो जो शेर था, मुझे लग रहा है जी। अभी उस शेर में और दौड़ने की जरूरत है। क्योंकि जिस रफ्तार से मैन्युफैक्चरिंग में लोग आना चाहिए, आज भी अगर आप स्टार्टअप्स की बात करें श्रेया, हम्म। क्योंकि मैं स्टार्टअप वर्ल्ड से जुड़ा हुआ हूँ और मैं बिजनेस से बहुत नजदीक से जुड़ा रहता हूँ, तो ज्यादातर जो यंगस्टर्स हैं, आपको वो टेक्नोलॉजी क्षेत्र में स्टार्टअप्स निकालते मिलेंगे। कोई ऐप बनाएंगे, एग्रीगेटर बन जाएंगे, ये कोई पार्किंग की फैसिलिटी, फूड एग्रीगेटर, ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर। अगर आप उन यंगस्टर्स से बात करें कि भाई आप एक छोटी सी फैक्ट्री लगा लो, आप एक कोई पुर्जा बनाना शुरू कर दो, तो वो पीछे हम्म। हट जाते हैं, क्योंकि वहां पर वैल्यूएशन इशू रहते हैं। मैं उसमें नहीं जाता, वो एक अलग डिस्कशन है। तो जी। मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आना चाहिए।
और इस समय हमारे देश की जो परिस्थिति है वो बिल्कुल बिल्कुल राइप है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग आती है तो हम चाइना का स्थान, चाइना ने जो पिछले 30 साल से ज्यादा से अपना वर्चस्व बना रखा है मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, उसका हम स्थान लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। बस चाहिए क्या कि निजी क्षेत्र में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनको मैन्युफैक्चरिंग की तरफ थोड़े से और इंसेंटिव्स चाहिए। पीएलआई एक इंसेंटिव निकल के आया था, पीछे बहुत सारे सेक्टर्स में निकाला गया। मुझे लग रहा है कि थोड़ा और करने की जरूरत है, क्योंकि मैं जितने भी यंगस्टर से मिलता हूँ वो बाकायदा फैक्ट्री लगाने की उनमें काबिलियत है, उनके पास रिसोर्सेस हैं, पर वो उसमें नहीं आना चाहते कि उनको लगता है कि ये तो बहुत सरदर्दी वाला काम है, बिल्कुल। मार्केटिंग है, लेबर हैंडलिंग है, लैंड है, कौन लेगा। तो इसको अगर हम आसान बना दें, जैसे चाइना ने शुरू में यही किया, उन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस से खुद सरकार ने हाथ बढ़ा के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगवाए थे। कुछ ऐसा मुझे लग रहा है हमें मॉडल करना पड़ेगा अगर मैन्युफैक्चरिंग को हमें बढ़ावा देना है। फिलहाल मैंने पहले से तो बहुत बेटर है। आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, अगर हम डिफेंस सेक्टर का ले, आज हम 21,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हम एक नट भी नहीं बनाते थे, आज हम तेजस जैसा एयरक्राफ्ट अपने यहाँ बना रहे हैं। तो बिल्कुल। पहले के मुकाबले मोबाइल्स इतने बन रहे हैं, पहले के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा सुधार है। पर अभी भारत जैसे 144 करोड़ के देश में मुझे लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग का पोटेंशियल हम पूरी तरह से अभी नहीं पहुंच पाए। वही कहना सर, सुधार तो लेकिन रफ्तार में और जी तेजी आनी चाहिए। जी। बिल्कुल सर, समय का अभाव है सर, लेकिन सवाल तो मेरे पास बहुत है। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी सर। बैंकिंग में डिपॉजिट्स को लेकर हाल में वित्त मंत्री ने भी चिंता जाहिर की है। लोग जो हैं वो बैंक में पैसा कम जमा कर रहे हैं, उसके बजाय म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। आंकड़े जो आए हैं हालिया वो भी इसी बात की तस्दीक करते हैं। तो सर, क्या चैलेंजेस अभी बैंकिंग डिपॉजिट्स में आपको देखने को मिल रहा देखिए, बैंक आपको डिपॉजिट जो रिटर्न देता है, है? हालांकि आजकल रेट बढ़े हुए हैं, हम सब जानते हैं, रेपो रेट बहुत टाइम से ऊपर चल रहा है। उसमें आपको 7-8% मिलता है। सीनियर सिटीजन है तो 8%, सुपर सीनियर सिटीजन है 8-8.5%। टैक्स काटने के बाद आपके हाथ में मात्र 5.5-6% रह जाता है। मैं औसतन बात कर रहा हूँ, किसी बैंक हम्म। का थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। अब एक पुरानी फिल्म का गाना है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। जी और बिल्कुल। ये कहावत कहाँ फिट होती है? अगर हम्म। मुझे म्यूचुअल फंड में 12%, 15%, 20%, कहीं कहीं 25% भी रिटर्न मिल रहा है, अगर हम्म। स्टॉक मार्केट में मैंने किसी सलाहकार की सलाह से लगाए हैं और मेरा एक साल में पैसा डबल हो जाता है। अगर मुझे रियल एस्टेट में कोविड के बाद, मैंने जहां भी मकान मेरा लिया था, मेरा मकान 1 करोड़ का था, आज वो 3 करोड़ का हो चुका है। तो मुझे ये बताइए कि मैं 6-7% पर पैसा बैंक में क्यों रखूंगा? और जो यंगर लॉट है वो थोड़ा एडवेंचरस भी है, वो चाहता है कि मैं थोड़ा सा रिस्क लूं। देखिए, एक रिस्क रिटर्न प्रोफाइल होता है कि आपका जितना रिस्क लेंगे उतना रिटर्न आएगा। तो मुझे लग हम्म। रहा है यंगस्टर्स रिस्क लेने से डरते नहीं है, वो म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, वो स्टॉक हम्म। मार्केट में लगाते हैं, वो रियल एस्टेट में लगाते हैं। तो बैंक्स को चाहिए कि वो अब पुराने तरीके छोड़कर, और यही वित्त मंत्री महोदया ने भी कहा, यही शक्तिकांत दास जी जो गवर्नर है आरबीआई के, उन्होंने भी यही बात कही कि आपको थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए, आपको थोड़ा ऑफेंसिव होना चाहिए, आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, आपको थोड़ा सा एग्रेसिव होके उसकी मार्केटिंग कर। क्षमा कीजिए, मैं ऑफेंसिव वर्ड बोल गया, मेरा मतलब अग्रेसिव से था। आपको जी। एग्रेसिव नहीं होंगे तो हम्म। आप कैसे अपनी तरफ डिपॉजिटर्स को लेकर आएंगे? वो हम्म। डिपॉजिटर धीरे, और मैं आपको इंटरेस्टिंग आंकड़ा दे दूं, करीब 47% बैंक के डिपॉजिट बुजुर्ग लोगों के हैं, क्योंकि बुजुर्ग हम्म। लोग रिस्क कम लेते हैं। उनको ये हम्म। रहता है भैया आप सारी उम्र बिता ली, अपना पैसा सेफ रखना चाहिए, तो इसलिए वो लोग रिस्क कम लेते हैं, तो वहां पर ज्यादा। पर अगर आप यंगस्टर्स को चाहते हैं तो मुझे लग रहा है बैंक को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की जरूरत है। वो 5-6% से ये यंगस्टर्स अपना पैसा नहीं लगाएंगे, और ये बहुत चिंता की बात है। इससे लिक्विडिटी प्रभावित होगी, और इससे आपको बैंक के लिए तो वो रॉ मटेरियल है। कल को क्रेडिट क्राइसिस खड़ी हो जाएगी, क्रेडिट ऑफटेक घट जाएगा, क्योंकि बैंक के पास पैसा ही नहीं होगा देने के लिए। तो कहां से बैंक पैसा देगा? तो मुझे लग रहा है कि इस समय बैंकों को बैठ के आपस में मीटिंग करनी चाहिए और कुछ ना हम्म। कुछ इसका हल निकालना चाहिए। बिल्कुल सर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और नंबर्स को डिकोड करने के लिए, आसान भाषा में हमें आंकड़े समझाने के लिए और क्या चैलेंजेस है अभी देश के सामने वो बताने के लिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के थैंक यू सो लिए। मच। थैंक यू श्रेया। थैंक यू। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।